बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसन टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी। जी मैंने सोचा बायोलॉजी को भी कंटिन्यू कर लें साथ साथ पाकिस्तान स्टडी के। तो कुछ चीज़ें थी जिनके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम भी लगा, कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ भी थे। बहरहाल रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर कर रहे थे हम। जो बच्चे अभी 9 से मैट्रिक में आए हैं उनको बायो लेनी है अगर, तो प्लेलिस्ट खोलिए बायोलॉजी की और चैप्टर नंबर 1 से, और अपनी बुक उठाइए और चैप्टर नंबर 1 से वीडियोस देखना शुरू हो जाइए, लेक्चर नोट करना शुरू हो जाइए। साथ साथ 5वें चैप्टर पर हम आ चुके हैं, रिप्रोडक्शन वाला, और इसका पार्ट 6 जो है वो हम करने जा रहे हैं। रिप्रोडक्शन, ये न्यू बुक है, ठीक है। रिप्रोडक्शन पार्ट 6। ये आपको मैं बता दूं कि इस मैट्रिक बायोलॉजी की न्यू बुक का चैप्टर 5 है। इससे पहले चैप्टर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। एक भी टॉपिक जो है वो छोड़ा नहीं गया आपकी बुक का। इन पिछले चैप्टर्स में से चैप्टर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 चल रहा है। आपकी बुक में लिखा गया एक भी टॉपिक जो है वो छोड़ा नहीं गया जिस पे वीडियो न बनी हो। तो हर टॉपिक पे वीडियो मौजूद है। मेरा वीडियो बनाने का तरीका ही ये होता है, मैं नोट्स वगैरह नहीं उठाता, सीधा बुक उठाता हूँ। बुक में जो टॉपिक चल रहे होते हैं तरतीब से चलता रहता है। पुराने बच्चे हैं जो, वो तो जानते ही हैं इस बात को। तो बहरहाल कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये आपको थकाएगा। ये जो अब टॉपिक शुरू हो रहा है, ये बुक खोल लीजिए, बुक आपके हाथ में लाजमी होनी चाहिए। लेक्चर भी आपने नोट करना है रजिस्टर से लेके, या फिर इसका PDF खुला हुआ, वरना ये लेक्चर आपके लिए कतन बेकार है। पेज नंबर 91 पे आप देख सकते हैं, टॉप पे लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 1। ये पार्ट 1 है इसका। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, इसके अंदर आप देख लीजिए शुरू में आपको जो टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पेज नंबर 91 से लेके ये पेज नंबर 96 तक पूरी सीरीज़ बनेगी इसकी। दोबारा रिपीट कर दूं, पेज नंबर 91 से लेके पेज नंबर 96 तक पूरी सीरीज़ बनेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की, और इसका ये पार्ट 1 है। पहला टॉपिक जो है इसका फ्लावर के हवाले से, फ्लावर क्या होता है, ये टॉपिक आपकी बुक के मुताबिक ले रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो है इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है। तीसरा टॉपिक, पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 92 पे आ जाइए, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, ये तीसरा टॉपिक होगा। इसी पेज पे 92 पेज पे नीचे आ जाइए, पॉलिनेशन का चौथा टॉपिक होगा, पॉलिनेशन का चौथा टॉपिक होगा। ये इसी के हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस टॉपिक के ही अंदर ये सारे टॉपिक्स आगे आने वाले हैं, इन्हीं पे वीडियोस बनेंगी, ठीक है। और उसके बाद पेज नंबर 93, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, तो फिर टाइप्स आपको मिल जाएंगी पॉलिनेशन की, ये टॉपिक होगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। इसी के नीचे अगर आप देखें ना, आपको दोनों टाइप नज़र आ रही हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर नीचे आए आप तो 1 2 3 4 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ठीक है। इसके नीचे आधे पेज पे आपको पैराग्राफ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। एनिमल्स के बाद नीचे देखें आपको, तो आपको ठीक ठाक बड़ा पैराग्राफ नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक हेडिंग की ज़रूरत है जो कि इन्होंने दी नहीं, इनको देनी चाहिए थी। वो हेडिंग मैं ख़ुद बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैं उसको कहूँगा, ये बात ज़हन में रखिएगा। छठी हेडिंग में यहाँ पर जो दूंगा वो सीड फॉर्मेशन की है, सीड
फॉर्मेशन की, यानी कि बीज का बनना। समझ में आ रही है बात आपको? ये दिखा भी देता हूँ मैं आपको, ये देख लीजिएगा। यहाँ से ये सीड फॉर्मेशन मैंने लिखा हुआ भी है ऊपर पेन से खुद, तो आप भी लिख लीजिए। पेज नंबर 96 एनिमल्स लिखा हुआ है, उसके नीचे वाला जो पैराग्राफ है सीड फॉर्मेशन। फिर पेज नंबर 94 पे आ जाइए आप, फ्रूट फॉर्मेशन, 7वां टॉपिक है फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट का बनना, फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट का बनना। और पेज नंबर फिर 95 पे आ जाइए, फ्रूट फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये वाला टॉपिक है, ठीक है। और उसके नीचे अगला टॉपिक है एडेप्टेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ विंड पॉलिनेटेड एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ब्लू कलर में लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये अगला टॉपिक है। उसके बाद उससे अगला टॉपिक है सीड एंड इट्स स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 96 के ऊपर जर्मिनेशन ऑफ सीड आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। फिर पेज नंबर 97 पे आ जाएं, आखिरी टॉपिक इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का आखिरी टॉपिक, टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, एपिजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन। यहाँ पर आके ये पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ख़त्म हो जाएगा। अब इस पर कितने पार्ट बनेंगे ये मुझे नहीं पता, 6 बनेंगे, 8 बनेंगे, 10 बनेंगे, 12 बनेंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि ये इतना अहम तरीन टॉपिक है कि अगर आपने इसको नेगलेक्ट किया तो आपको आगे चल के हायर क्लासेस में और एंट्री टेस्ट की तैयारी में बेहद परेशानी होने वाली है। मैं आपको बता दूं पहले, ये टॉपिक नेगलेक्ट होने वाला है ही नहीं, इसलिए इस पर जम के मेहनत करनी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर। उसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा फिर पेज नंबर 97 पे आप देख लें, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये वाला टॉपिक बता रहा है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अगला टॉपिक जो हमारा चलेगा वो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का बनेगा, उस पर अलग सीरीज़ बनेगी। फिर ये तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, और कौन सी रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसका पार्ट 1 करने जा रहे हैं। इसमें मैं आगे टॉपिक अब कितने हो गए टोटल ये मैं बता दूं साथ। पेज नंबर 95 पे आ जाएं तो 8वां टॉपिक, अब लिख नहीं रहा, बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, बोर्ड ही भर जाएगा। 8वां टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद इसी में 9वां टॉपिक है एडेप्टेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ विंड पॉलिनेटेड एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ठीक है। फिर 10वां टॉपिक भी इसी पेज पर है, सीड एंड इट्स स्ट्रक्चर। 11वां टॉपिक आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेगा, पेज नंबर 96 पे ऊपर 11 टॉपिक, पेज नंबर 96 पे जर्मिनेशन ऑफ सीड आपको मिलेगा। और 12वां टॉपिक और आखिरी टॉपिक इस सीरीज़ का वो आपको पेज नंबर 97 पे मिलेगा, टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। ये आखिरी वाला लिख देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। इस तरह ये पूरी सीरीज़ जो है वो मुकम्मल हो जाएगी किसके ऊपर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक हो गई। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक है फ्लावर वाला, इसको हम लेंगे, हो सकता है इस वीडियो में इसको ना लें, हो सकता है अगली वीडियो में लें, क्योंकि बग़ैर बुनियाद बनाए, बग़ैर बेस बनाए तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको कि मैं बताऊं कि फ्लावर ऐसा होता है, ऐसा होता है और इसके इतने पार्ट होते हैं। तो भाई यूट्यूब खोलिए, आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगी, देख लीजिए, पता लग जाएगा, आपके टीचर भी बता देंगे। बात ये नहीं है, कॉन्सेप्ट बनना चाहिए आपका, बात ये नहीं है, कॉन्सेप्ट बनना चाहिए आपका, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट कॉन्सेप्ट। ये मजाक नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आगे कॉलेज में जाएंगे तो फिर सर पे से गुजर रही होंगी बातें आपके, इसलिए ज़रा ध्यान लगाइए यहाँ पर। मैं आपको दुनिया से बाहर नहीं लेके जाता, मैं हमेशा आपको इस दुनिया के अंदर रखता हूँ। ये जो हमारी दुनिया है ना, जिसको हम अर्थ कहते हैं, ये हमारी अर्थ, इससे आप बाहर ना निकलिए। मैं हमेशा आसान सा सवाल पूछता हूँ आपसे, ये जो हमारी ज़मीन है यहाँ पर क्या मौजूद है? आप बोलेंगे बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। भाई बिल्कुल सही बात है आपकी, बहुत सारी चीज़ों में से अगर हम क्लासिफिकेशन करना चाहें इन चीज़ों की, अब बहुत सारी चीज़ें कौन सी होंगी हमारी अर्थ पर? देंगे आसान आसान सा सवाल पूछ रहा हूँ बिल्कुल आपसे।
आप बोलेंगे सर सबसे पहले अपना ही सोचेंगे, ज़मीन पर इंसान है, फिर जानवरों का सोचेंगे, फिर पौधों का सोचेंगे, फिर बोलेंगे और क्या है, पहाड़ है, हवा है, मट्टी है, पानी है, घर हैं, मकानात हैं। यही है ना, हम चीज़ों की बात कर रहे हैं, थिंग्स, चीज़ें। अब मैं आपसे कहता हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारी ज़मीन के ऊपर, पत्थर, मट्टी, पहाड़, पानी, दरिया, मछलियाँ, परिंदे, जानवर, पौधे, इंसान, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब के सब, आप इनको, इन सारी चीज़ों को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें तो आप बोलेंगे सर ये पहली बात तो ये कि ये चीज़ें हैं, ठीक है ना भाई। पहली बात तो ये कि हर ऑब्जेक्ट जो ज़मीन पे मौजूद है उसका पहला नाम क्या होगा, उसका पहला नाम होगा थिंग, कि वो कोई चीज़ है। थिंग का क्या मतलब है, चीज़, पहला नाम यही होगा। अब हमारे पास दो किस्म की चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स हैं, कोई परेशानी तो नहीं है, आसान सी बात है। आप बोलेंगे सर ये तो बड़ी आसान सी बात है। आसान सी बात अभी देखते जाइए, अभी ये आसान सी बात थोड़ी थोड़ी आपके लिए परेशानी का बायस बनना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा। तो जहाँ पर बात समझ में नहीं आए वीडियो को बैक करके आपने दोबारा सुन के नोट करना है, ठीक है भाई। क्लियर हो गई ये बात। तो आपको इससे इख्तलाफ तो नहीं है कि हमारी ज़मीन के ऊपर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ज़मीन बज़ाते ख़ुद जो है वो नॉन लिविंग है, बेजान चीज़ है। नॉन लिविंग थिंग मतलब बेजान चीज़ जिसमें ज़िंदगी नहीं है। पहाड़ क्या है, बेजान चीज़ है। समंदर क्या है, बेजान चीज़ है। दरिया क्या है, बेजान चीज़ है। मट्टी क्या है, बेजान चीज़ है। पत्थर क्या है, बेजान चीज़ है। दूसरी क्या है, लिविंग थिंग्स, जो जानदार चीज़ें हैं जिनमें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी है। हमारा टॉपिक नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है, हम इनके बारे में नहीं जानना चाहते, हम इनके बारे में जानना चाहते हैं, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो जब आप लिविंग थिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले आप उनकी दर्जाबंदी तो कीजिए, आप उनकी क्लासिफिकेशन तो कीजिए, आप उनको ग्रुप्स में तो डिवाइड कीजिए, आप उनको किंगडम्स में तो डिवाइड कीजिए। इनको किंगडम कहते हैं। जितने लिविंग थिंग्स हैं उन सबको पहले ग्रुप्स में डिवाइड कर लें। आप इनके ऊपर काम करना चाहते हैं लिविंग थिंग्स के ऊपर, आसान सी बात है, इनके ग्रुप बना लीजिए। अब आसान सा ग्रुप क्या होगा लिविंग थिंग्स का, आसान सा ग्रुप मैं बता देता हूँ। आसान सा ग्रुप लिविंग थिंग्स का क्या होगा, वो लिविंग थिंग्स, वो जानदार चीज़ें जो कि आपको अपनी आँख से नज़र आती हैं और वो जानदार चीज़ें जो कि आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आती, ठीक है। इनको हम कहेंगे विजिबल लिविंग थिंग्स और इनविजिबल लिविंग थिंग्स। आसान है, मुश्किल बात तो नहीं बता रहा। इनविजिबल जो कि आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आती, आपको किसी ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, आपको किसी डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि माइक्रोस्कोप की, आसान लफ्ज़ों में। तो ये डिवाइस या ऑपरेटर्स या माइक्रोस्कोप जो है, अगर आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है तो इसका मतलब वो आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आ रही, तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएंगी, इनविजिबल लिविंग थिंग्स। और इनविजिबल लिविंग थिंग्स के अंदर आसान सी बात है, इसको हम कहें जर्म्स। जितने जरासीम हैं, इन जरासीमों के नाम क्या क्या हैं, इनको बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, नोट करते जाइए। मैंने कहा था ना आगे बढ़ता चला जाऊंगा तो मुश्किल होता चला जाएगा। जर्म्स जो हैं वो आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आते, बैक्टीरिया आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आते, वायरस आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आते, प्रोटोजोआ जो है आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आते, यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आती, यूनिसेलुलर फंजाई आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आती, यूनिसेलुलर फंजाई आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आती, साइनोबैक्टीरिया आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आते, एटसेट्रा, ETC। कितनी कैटेगरी हो गई है। जर्म्स तो मैंने वैसे ही लिख दिया, इसको काट दें आप। ऑब्वियस सी बात है, ये बैक्टीरिया, वायरस, इनको हम क्या नाम देते हैं ताकि एक आसान सी बात हर एक को समझ में आ जाए। भाई जर्म्स हैं, जरासीम हैं। बच्चों को मना करते हैं कि भाई यहाँ पे इसको हाथ धो लो, आपके हाथों पे जर्म्स हैं, ठीक है। अब बच्चों को बोलेंगे बैक्टीरिया हैं तो बच्चे तो नहीं समझेंगे बैक्टीरिया पता नहीं क्या, तो कलेक्टिवली बच्चों को तो समझाने के लिए भाई जर्म्स लग गए। या वो लोग जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको इतनी मालूमात नहीं है, तो उनको बोलते हैं जरासीम लग गए हैं भाई, या जर्म्स लग गए हैं।
कौन से जरासीम हैं वो जरासीम ये हो सकते हैं, वो साइनोबैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, यूनिसेलुलर एल्गी हो सकती है, यूनिसेलुलर फंजाई हो सकती है। जर्म का मतलब जो है यहाँ पर ये मैंने आगे ETC लिखा है, ज़रा ये बात जहन में रखिएगा। और अभी बहुत सारी कैटेगरी इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स की रहती है जी, अभी बहुत सारे ग्रुप रहते हैं। ये ग्रुप के नाम बताएं मैंने। बैक्टीरिया फिर बहुत सारी किस्मों के बैक्टीरिया हैं, वायरस बहुत सारी किस्मों के वायरस हैं, साइनोबैक्टीरिया बहुत सारी किस्मों के साइनोबैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोआ बहुत सारी किस्मों के प्रोटोजोआ हैं, यूनिसेलुलर एल्गी बहुत सारी किस्मों की है, यूनिसेलुलर फंजाई बहुत सारी किस्मों की है, एट्सेट्रा। इसके अलावा और ग्रुप्स हैं, मैं ग्रुप का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बात जहन में रखिएगा। क्लियर हो गई बात। ये सब की सब कौन सी दुनिया है? लिविंग थिंग्स की। ये इनविजिबल दुनिया है, आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आती। क्लियर हो गई बात। अब दूसरी तरफ चलते हैं, जो विजिबल है, जो आपको अपनी आँख से नज़र आती है। आसान सा सवाल, कौन कौन से लिविंग थिंग्स आपको अपनी आँख से नज़र आते हैं? आप बोलेंगे सबसे पहले इंसान है भाई, ह्यूमन बीइंग्स हैं, आप बोलेंगे इंसान है, आँख से नज़र आते हैं। जानवर हैं, वो भी आँख से नज़र आते हैं। पौधे हैं, वो भी आँख से नज़र आते हैं। बस आपकी बात यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ये बात एक आम इंसान की है। किसी से भी पूछेंगे ना कि भाई कौन से जानदार हमें अपनी आँखों से नज़र आते हैं, वो ये तीन ही नाम लेगा। वो बोलेगा जानवर हैं, पौधे हैं, इंसान हैं, भाई ये तीन ही हैं। हो सकता है वो इंसान को जो है वो लिविंग थिंग बोले ही ना, अपने आप को भूल जाए। बहरहाल तो इंसान हैं, जानवर हैं, पौधे हैं, ये एक आम इंसान का जवाब है। लेकिन जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है वो जानता है कि विजिबल लिविंग थिंग्स के अंदर ये चीज़ें सिर्फ नहीं होती, ये चीज़ें सिर्फ नहीं होती, बल्कि हम कहते हैं कि चलें आपकी बात मान लेते हैं, एनिमल्स मौजूद हैं हमारी ज़मीन पर जो कि आपको अपनी आँख से नज़र आ रहे हैं। प्लांट्स मौजूद हैं हमारी ज़मीन पर जो कि आपको अपनी आँख से नज़र आ रहे हैं। बस ये दो हैं। अब आप एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर बायोलॉजी जो कहती है, बायो जो कहती है, इस एनिमल्स के अंदर ह्यूमंस भी आ जाते हैं और अदर एनिमल्स, कुत्ता, बिल्ली वगैरह, ये वो सब कुछ अदर एनिमल्स। ठीक है, कुत्ता है, डॉग है, कैट्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगली जानवर जो हैं, जंगली हयात हैं, वो आ जाते हैं, पालतू जानवर आ जाते हैं, गाय, भैंस, बकरियां वगैरह ये आ जाती हैं, और चिकन्स आ जाती हैं, मुर्गियां आ जाती हैं। इसके अलावा बर्ड्स, परिंदे आ जाते हैं। देखें कैटेगरी बता रहा हूँ। कैटल का मतलब है मवेशी, इसमें गाय, भैंस, बकरियां, भेड़ें, दुम्बे, ये कैटल में आ गए। बर्ड्स के अंदर सारे परिंदे आ गए, इंसेक्ट्स के अंदर सारे कीड़े मकोड़े आ गए, वाइल्ड एनिमल्स के अंदर सारे जंगली जानवर आ गए। इन सब को हम क्या कहते हैं? इन सब को हम एनिमल्स कहते हैं। समझ आ गई बात। बायोलॉजी इंसान को भी एक एनिमल ही मानती है। तो बहरहाल लिविंग थिंग्स के अंदर जो विजिबल हैं, जो आपको अपनी आँख से नज़र आते हैं, वो ये सब नज़र आते हैं। ठीक है, प्लांट्स की तरफ चलते हैं। प्लांट्स भी आपको अपनी आँख से नज़र आते हैं। तीसरी कैटेगरी एक और है जो कि प्लांट लाइक है। प्लांट लाइक, पौधों जैसे हैं। और एक चौथी कैटेगरी भी है जो कि एनिमल लाइक है, एनिमल जैसे हैं। प्लांट लाइक मतलब प्लांट जैसे हैं, प्लांट नहीं है। काफ़ी चीज़ें प्लांट से मिलती जुलती हैं। और एक ऐसी कैटेगरी भी है हमारी ज़मीन पर जो कि एनिमल लाइक है, लेकिन एनिमल्स नहीं है, एनिमल्स से काफ़ी मिलते जुलते हैं। समझ में आ गई बात। तो आपको इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, एनिमल्स क्लियर हो गई ये बात तो ठीक है। प्लांट्स में भी कोई परेशानी नहीं है, आपके इर्द गिर्द ढेरों किस्म के प्लांट्स हैं, पौधे हैं, दरख्त हैं, सारे प्लांट्स। यहाँ प्रॉब्लम होगी ये प्लांट लाइक जो है। अच्छा, ये बात मत भूलिएगा कि ये सब लिविंग थिंग्स हैं और विजिबल हैं, ये मत भूलिएगा। ये आपको अपनी आँख से नज़र आ सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात। अब ये प्लांट लाइक जो है, इनको हम क्या कहते हैं? ये एल्गी कहते हैं। एल्गी, एल्गी क्या है? प्लांट लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और विजिबल हैं। थोड़ा वेट करें, यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है।
एलजी जो है वो प्लांट लाइक तो है, लेकिन ये विजिबल भी है और इनविजिबल भी है। जी, एलजी की दो कैटेगरीज हैं। एक एलजी की वो कैटेगरीज है जो कि हमें अपनी आँख से नज़र आ जाती है, जिसकी आसान सी एग्जाम्पल हमारे पास है समुद्री घास। आपको अगर कभी इत्तेफाक हुआ हो, इनको सी वीड्स कहा जाता है। आप गूगल पे सी वीड्स लिखें, आपको एलजी की वो कैटेगरी नज़र आ जाएगी जो कि घास जैसी शक्ल की होती है। समझ आ गई बात? तो ये घास जैसी शक्ल वाली एलजी जो है, ये कौन सी है? ये विजिबल एलजी है। इसके अलावा एलजी की एक किस्म और भी है जो कि इनविजिबल है। इनविजिबल है, आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आएगी, आपको माइक्रोस्कोप से नज़र आएगी। ये रही, मैंने लिखा हुआ भी है, यूनिसेलुलर एलजी, यूनिसेलुलर एलजी। अब चलते हैं एनिमल लाइक, ऐसे लिविंग थिंग्स जो कि जानवरों जैसे हैं, जानवरों की क्वालिटीज़ उनके अंदर मौजूद हैं और वो हमें अपनी आँख से नज़र भी आते हैं। बेसिकली ये जो कैटेगरी है ना, एनिमल लाइक नहीं है, इसको ये कहना बेहतर होगा एनिमल प्लस प्लांट लाइक, एनिमल प्लस प्लांट लाइक। ये चौथी कैटेगरी जो बताने जा रहा हूँ, ये क्या है? इसके अंदर एनिमल्स की भी खुसूसियात हैं, प्लांट्स की भी खुसूसियात हैं। तो ये एनिमल जैसे भी हैं, प्लांट जैसे भी हैं और ये विजिबल भी हैं। आप इनको अपनी आँख से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की नीड नहीं पड़ेगी। इनको क्या कहा जाता है? इनको फंजाई कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको फंजाई कहा जाता है। एलजी की तरह फंजाई में भी ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट? कि एलजी की वो कैटेगरी भी है एक जो कि विजिबल है, आपको अपनी आँख से नज़र आ सकती है। कौन सी है? बड़ी आसान सी बात है। आप मशरूम का वर्ड सुना है? मशरूम, इसको उर्दू में खुम्बियाँ कहा जाता है, मशरूम या खुम्बियाँ। आप मशरूम गूगल पे लिखिए, देखिए आपके सामने के छतरी जैसी चीज़ें आ जाएंगी इस तरह की। ये छतरी जैसी चीज़ें जो कि आपको ज़मीन पर उगी हुई नज़र आती हैं, बेसिकली ये ज़मीन से उगती नहीं है प्लांट्स की तरह। जी, ये दिखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स नहीं है भाई, ठीक है? ये प्लांट्स नहीं है, ये प्लांट्स जैसे हैं, ये एनिमल जैसे हैं। और इनकी दो कैटेगरियां हैं, एक वो जो कि आपको अपनी आंख से नज़र आ जाती है, जिसकी मिसाल मैंने दे दी मशरूम। आप लिखें ज़रा, मौसम बरसात में ये निकलती है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो जहाँ पर, बहुत ब्यूटीफुल कलर्स की होती है। दूसरी जो हमारे पास कैटेगरी यहाँ पर आ जाती है वो इनविजिबल फंजाई की है। इनविजिबल फंजाई, ऐसी फंजाई भी है जो कि इनविजिबल है, आपको अपनी आंख से नज़र नहीं आती है। देखिए मैंने लिखा हुआ भी है, इनविजिबल यूनिसेलुलर फंजाई। समझ में आ गई बात? यूनिसेलुलर फंजाई। कैमरे की सेटिंग मुझे थोड़ी सी आउट नज़र आ रही थी, मैंने सेट कर दी। अच्छा, बहरहाल क्लियर हो गई ये बात, कोई परेशानी तो नहीं है आप? तो ये हमने चार कैटेगरी, पहले दो कैटेगरीज में विजिबल और इनविजिबल में किया, और फिर मैंने आपको ये भी बता दिया। ये तो वो क्लासिफिकेशन है। अब हमारी ज़मीन पे आप देखें ना, पूरी ज़मीन के ऊपर इससे बाहर कोई चीज़ है ही नहीं। अब हमारी ज़मीन पे देख लें ना, ये हमारी अर्थ है जिस पे हम रहते हैं, इसमें लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं। यहाँ से हमने अपनी बात शुरू की थी। इस पे लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। ज़मीन को चार हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं हम, एक ज़मीन के ऊपर, एक ज़मीन के अंदर यानी कि मिट्टी में, एक पानी के अंदर और एक हवा में। हवा में, पानी के अंदर, ज़मीन के ऊपर जिस पे हम खड़े हैं, और ज़मीन के नीचे यानी कि मिट्टी के अंदर। इन चार एरियाज़ में सारे के सारे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग मौजूद हैं। क्या कहा मैंने? इन चार एरियाज़ में लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग सब मौजूद हैं। यानी कि ज़मीन के ऊपर सरफेस पे, जिस पे मैं खड़ा हूँ, आप खड़े हैं, सॉरी आप तो बैठे हुए होंगे भाई, खड़े होकर थोड़ी ना लेक्चर सुनेंगे। दूसरी कौन सी है? ज़मीन के अंदर यानी कि मिट्टी में।
तीसरा क्या है, पानी के अंदर यानी कि दरियाओं में, झीलों में, समंदरों में। चौथी कैटेगरी कौन सी है, हवा में। ये जो हमारी हवा है ना इर्द गिर्द, जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, यहाँ पर इन चारों जगहों पर आपको ये दोनों किस्म की कैटेगरीज मिलेंगी, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, सब डिवाइड की हुई हैं अल्लाह ताला ने। और इन चारों जगहों पर ही कुछ लिविंग थिंग आपको विजिबल अपनी आँख से देखने वाली मिल जाएंगी, कुछ लिविंग थिंग्स आपको इनविजिबल मिल जाएंगी, ठीक है। कुछ नॉन लिविंग थिंग्स आपको विजिबल नज़र आ जाएंगी, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स आपको इनविजिबल भी मिलती हैं, आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आती। क्लियर हो गई ये बात। ये जो क्लासिफिकेशन सारी की है मैंने, ये क्या है, ये मैंने खुद बनाई है, ये मैंने खुद बनाई है। बायोलॉजी ने जो क्लासिफिकेशन की है, बायोलॉजिस्ट जो है उन्होंने जो क्लासिफिकेशन की है, इन्हीं सब को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया है, इन्हीं सब को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया है। पहला किंगडम जो है प्रोकैरियोटा है, प्रोकैरियोटा। इसमें क्या आ जाता है हमारे पास, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है भाई। और बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया किस कैटेगरी का है, इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स हैं, आपको अपनी आंख से नज़र नहीं आ सकते, माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा किंगडम जो है वो प्रोटोक्टिस्टा है, प्रोटोक्टिस्टा। दूसरे किंगडम के अंदर दोनों चीज़ें, दोनों कैटेगरी मौजूद है, ये ज़रा समझिएगा। प्रोटोक्टिस्टा के अंदर विजिबल और इनविजिबल दोनों हैं, विजिबल प्लस इनविजिबल, वी और वी प्लस आई एन लिख रहा हूँ, ज़रा समझ जाइएगा कि प्रोटोक्टिस्टा ये वो किंगडम है जिसके अंदर विजिबल लिविंग थिंग्स भी मौजूद हैं और इनविजिबल लिविंग थिंग्स भी मौजूद हैं। मैं इनके नाम भी आपको बता देता हूँ। विजिबल लिविंग थिंग्स में हमारे पास सिर्फ इस ग्रुप में, इस किंगडम में, प्रोटोक्टिस्टा में एक ही चीज़ आती है और वो है ये वाली, प्लांट लाइक एल्जी। एल्जी की वो कैटेगरी मैंने आपको बताया था, याद है मैंने बताया था, एल्जी जो है इसकी 2 कैटेगरीज हैं, एक वो है जो कि इनविजिबल है और दूसरी वो है जो विजिबल है। इस प्रोटोक्टिस्टा ग्रुप के अंदर, इस किंगडम के अंदर एल्जी की दोनों कैटेगरीज मौजूद हैं, एल्जी की दोनों कैटेगरीज इस प्रोटोक्टिस्टा किंगडम में मौजूद हैं। इसमें यूनिसेलुलर यानी कि इनविजिबल यानी कि माइक्रोस्कोपिक एल्जी जो है वो भी मौजूद है, और इस ग्रुप के अंदर जो है वो मल्टी सेलुलर या विजिबल एल्जी जो है वो भी इसी में मौजूद है। क्लियर हो गई बात। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आ गए इसके अंदर प्रोकैरियोटा में, ठीक है। और यूनिसेलुलर एल्जी और मल्टी सेलुलर एल्जी ये भी किस में आ गए, इसी किंगडम में आ गया, प्रोटोक्टिस्टा में। अब थोड़ा वेट करें, ये तो विजिबल और इनविजिबल एल्जी की बात की थी ना मैंने। ये बड़ा ग्रुप है, ये प्रोटोक्टिस्टा जो है ना, ये किंगडम, ये बड़ा किंगडम है। सिर्फ यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर एल्जी नहीं है इसके अंदर, बल्कि इसके अंदर फंजाई भी है। लेकिन कौन सी फंजाई, भूलिएगा मत, मल्टी सेलुलर फंजाई नहीं, यूनिसेलुलर फंजाई, ये रही यूनिसेलुलर फंजाई भी इसी के अंदर मौजूद है। यहाँ मैं जगह बनाता हूँ थोड़ी सी, फंजाई भी इसी में मौजूद है। लेकिन कौन सी फंजाई, यूनिसेलुलर फंजाई, भूलिएगा मत। इनविजिबल फंजाई, माइक्रोस्कोपिक फंजाई, वो फंजाई जो आपको सिर्फ माइक्रोस्कोप से नज़र आती है। उसके बाद प्रोटोजोआ भी इसी में आता है, एटसेट्रा। अब प्रोटोजोआ क्या है, फंजाई क्या है, एल्जी क्या है, इनकी मज़ीद डिटेल तो हमारा टॉपिक नहीं है, अभी यहाँ पर हम चलते हैं। तीसरा किंगडम अब देख लें, तीसरा किंगडम फंजाई है। ये कौन सा किंगडम है, किंगडम फंजाई। इसके अंदर सारी मल्टी सेलुलर विजिबल जो कि बड़ी फंजाई आपको अपनी आंख से नज़र आ सकती है। इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की नीड नहीं है, जिसमें अभी मशरूम की खुम्बियों की मैंने मिसाल दी है। ये सारी विजिबल या बड़ी बड़ी एल्जी जो है वो बड़ी बड़ी फंजाई जो है, ये सब इस किंगडम में आ जाती है। इसके लिए प्योरली अलग किंगडम बना हुआ है, किंगडम फंजाई। सारी फंजाई उसके अंदर मौजूद है, सिवाय यूनिसेलुलर फंजाई के। यूनिसेलुलर फंजाई इसमें है प्रोटोक्टिस्टा में।
क्लियर हो गई ये बात? आगे चलते हैं। अब बचता क्या है? सवाल पैदा होता है ना सर, अब बचा क्या? हमारे पास तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इस किंगडम में चले गए, हमारे पास तो यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर फंजाई प्रोटोक्टिस्टा में चले गए, प्रोटोजोआ भी प्रोटोक्टिस्टा में चले गए, यूनिसेलुलर फंजाई भी प्रोटोक्टिस्टा में चले गए, और मल्टी सेलुलर फंजाई या विजिबल फंजाई जो है वो किंगडम फंजाई में चले गए। कौन से लिविंग थिंग्स अब बच गए? दो नाम, तीन नाम आपके जहन में आएंगे। एक तो आप बोलेंगे सर ये वायरस बच गया, ये वायरस बच गया। वायरस भी यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है और इनविजिबल है, हमें अपनी आंख से नज़र नहीं आता, बहुत छोटा है। तो इसको आपने ना प्रोकैरियोटा में रखा है, ना प्रोटोक्टिस्टा में रखा है, ना फंजाई में रखा है। इसको क्यों छोड़ दिया? इसकी बात बाद में करेंगे। अभी ज़रा चौथे और पांचवें किंगडम की तरफ चलते हैं। चौथा किंगडम हमारे पास है प्लांटी, या आसान लफ्ज़ों में इसको प्लांट किंगडम कह लें। और पांचवा किंगडम है एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, परेशानी तो नहीं है, आसान है। किंगडम प्लांटी के अंदर कौन से लिविंग थिंग आ गए? सारे प्लांट्स आ गए। सारे प्लांट्स कौन से? जो कि विजिबल हैं, आपको अपनी आंख से नज़र आते हैं, सारे प्लांट्स उसके अंदर आ गए। और हमारा टॉपिक क्या है? अपने टॉपिक से हटिएगा नहीं। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये सारी दास्तान जो आपको सुनाई है ना, ताकि आपको पता लग जाए इस बात का कि आप ये जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं इसके अंदर आप प्रोकैरियोटा को डिस्कस नहीं कर रहे, आप प्रोटोक्टिस्टा को डिस्कस नहीं कर रहे, आप फंजाई को डिस्कस नहीं कर रहे, आप एनिमल्स को डिस्कस नहीं कर रहे, आप प्लांट्स को डिस्कस कर रहे हैं। और प्लांट्स जितने भी हैं, प्लांट्स के बहुत सारे ग्रुप हैं, ठीक है। और प्लांट्स के एक ग्रुप जिसको क्या कहा जाता है, ये मैं लिख देता हूँ आगे नाम, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स। दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि किंगडम प्लांटी के अंदर बहुत सारे ग्रुप हैं प्लांट्स के। नाम बता देता हूँ। किंगडम प्लांटी के अंदर दो मेजर ग्रुप हैं, ब्रायोफाइट्स, ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स के अंदर ये जाके ये ग्रुप आता है, कौन सा वाला? ये एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। और ये एंजियोस्पर्म्स कौन से प्लांट्स होते हैं? ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। याद रहे, सारे प्लांट्स पे फ्लावर्स नहीं होते, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स कौन से होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स, वो प्लांट्स जिन पे फ्लावर्स जो है वो लगते हैं। सारे प्लांट्स पे फ्लावर नहीं लगते, ये बात आपको भी पता है। तो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसके अंदर? एनिमल्स में नहीं, फंजाई में नहीं, एल्गी में नहीं, बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में नहीं, प्रोटोजोआ में नहीं। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट्स के अंदर। कौन से प्लांट्स के अंदर? प्लांट्स तो दो कैटेगरीज में डिवाइड हैं, ब्रायोफाइट्स, ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स नहीं। ट्रैकियोफाइट्स के अंदर तो और भी ग्रुप हैं। आप कौन से ग्रुप के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं? एंजियोस्पर्म्स, वो प्लांट्स जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। अब आप भटकेंगे नहीं, अब आपको क्लियरली इस बात का पता है कि बाकी जितने नाम रहते हैं इनके अंदर भी रिप्रोडक्शन मौजूद है, इनके अंदर भी रिप्रोडक्शन मौजूद है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इन बाकी सब में भी है मौजूद, लेकिन हम उसको डिस्कस अभी नहीं कर रहे। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा उन सब को भी। क्लियर हो गई ये बात? तो प्लांट्स के अंदर एंजियोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। मिटाऊं अब इसको।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, आगे मैं लिख रहा हूं फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स। क्लियर हो गई बात? अब ज़रा आप ये रिप्रोडक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला भी समझ लीजिए। व्हाट इज दिस रिप्रोडक्शन? री का मतलब है अगेन, प्रोडक्शन का मतलब है पैदा होना, पैदा होना, दोबारा पैदा होना, इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये है क्या? ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, ट्रेट है, प्रॉपर्टी है। इन तीनों वर्ड्स का एक ही मतलब है, खुसूसियात, खुसूसियत है। ये किनकी है ये खुसूसियत? कि वो रिप्रोड्यूस होते हैं, वो अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं, वो दोबारा से पैदा होते हैं। किनके पास है ये खुसूसियत? किनके पास है ये प्रॉपर्टी? किसके पास है ये क्वालिटी? किसके पास है ये ट्रेड? क्या नॉन लिविंग थिंग्स के पास है? नहीं भाई, नो, लिविंग थिंग्स के पास है ये प्रॉपर्टी। कि लिविंग थिंग्स जितने भी हैं, अब जितने भी लिविंग थिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ तो आप समझ जाइए, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, इनविजिबल, विजिबल, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्जी, सब के सब जो आपको अपनी आँख से नज़र आते हैं या अपनी आँख से आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आते, सब के अंदर ये रिप्रोडक्शन वाली क्वालिटी मौजूद है। और हकीकत में लाइफ, जिसको हम जिंदगी कहते हैं ना, किसी चीज़ को आप लिविंग बॉडी, आप इस मार्कर को लिविंग थिंग नहीं कहेंगे, ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे, जानदार नहीं कहेंगे। वजह क्या है? बहुत सारी वजूहात है, लेकिन एक मेजर वजह यहाँ रिप्रोडक्शन नहीं है। ये आपको रिप्रोडक्शन, ये अपनी नस्ल बढ़ाता हुआ नज़र नहीं आएगा आपको। अगर ये मार्कर अपनी नस्ल बढ़ाता हुआ नज़र आ जाए तो आपके तो मज़े आ जाएंगे भाई, बल्ले बल्ले हो जाएगी। आप मार्कर की शॉप रख दें बस अपनी दुकान के अंदर, ये एक मार्कर रख दें, थोड़ी देर बाद ये 2 मार्कर हो जाएंगे, फिर ये 4 मार्कर हो जाएंगे, फिर ये 8 हो जाएंगे। आपकी दुकान में तो फिर 3-4 हफ्ते बाद मार्कर ही मार्कर हो जाएंगे। आप सप्लाई शुरू कर दीजिएगा, अमीर हो जाएंगे आप। लेकिन आप जानते हैं ऐसा नहीं होता। ये मार्कर आप अपनी शॉप में रख दें, आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 1 करोड़ साल बाद भी आएंगे, एक ही मार्कर नज़र आएगा आपको, 2 नज़र नहीं आएंगे। वजह नॉन लिविंग थिंग। लेकिन अगर आप किसी लिविंग थिंग को वहाँ कुछ ख़ास शराइत के साथ उस अपनी दुकान में रख दें, एक पेयर को रख दें, मिसाल के तौर पर बकरा बकरी का एक पेयर है, वो रख दें आप वहाँ पर, हाँ यहाँ पर, और वहाँ पर आप उनको अच्छा खाना देते रहें, तो क्या होगा? धीरे धीरे उनकी नस्ल बढ़ना शुरू होगी। वो 2 से बकरा बकरी जो है वो 2 से फिर वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, उनकी नस्ल बढ़ना शुरू हो जाएगी, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? हम एनिमल्स की रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्लांट्स की रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब एक आसान सा सवाल, अगर एनिमल्स की रिप्रोडक्शन की बात हम करते हैं कि एनिमल्स में इंसानों की बात करता हूँ कि इंसानों की नस्ल बढ़नी है, तो आपके जहन में क्या आएगा? आप माशाल्लाह मैच्योर हैं, एडल्ट हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं अभी आप, तो आपके जहन में क्या आएगा? आपके जहन में कपल आएगा, मैरिड कपल, पेयर। आपको पता है कि मुस्लिम मुआशरा या हमारी इस्लामिक सोसाइटी जो है, यहाँ पर अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करना है तो उसके लिए एक सेरेमनी है जिसको मैरिज सेरेमनी कहा जाता है। शादी की तकरीब, एक रस्म, शादी होती है, निकाह होता है, और उसके बाद वो कपल जब मिलता है तो उनके दरमियान इंटरकोर्स के बाद क्या होता है? फाइनली 9 महीने बाद, 10 महीने बाद, 1 साल बाद, जब अल्लाह का हुक्म हो जाए तो फिर क्या होता है? उनके घर में एक बेबी आ जाता है, उनके घर में एक बेबी आ जाता है। ऐसे ही होता है। ये आसान सी एग्जाम्पल है ना, आपको मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं बता रहा, आसान सी बात है। तो ये क्या हुआ? ये 2 से ये एक और आ गया, ये क्या है? व्हाट इज दिस? रिप्रोडक्शन। तो एनिमल्स की बात अगर हम करें या ख़ास तौर पर इंसानों की करें तो इसमें तो कोई आपको शक शुबा वाली बात ही नहीं है। किसी ठेले वाले से पूछ लें, वो भी यही बात बताएगा, बोलेगा भाई इस तरह से नस्ल बढ़ती है। अब प्लांट्स की तरफ चलते हैं, प्लांट्स की तरफ चलते हैं।
अगर मैंगो ट्री, अब मैंगो ट्री, अगर मैंगो ट्री आपको एक और लगाना है तो मैं आपसे पूछता हूँ आसान सा सवाल, उसके लिए आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे मैंगो ट्री अगर लगाना है तो सीड चाहिए, ख़त्म हो गई बात। क्या चाहिए? सीड चाहिए। मैं बोलूँगा क्यों चाहिए भाई? आप बोलेंगे भाई मैंगो ट्री लगाना है तो मैंगो का सीड चाहिए। मैंगो कहाँ से मिलेगा? मैंगो से मिलेगा। आपने मैंगो को खोला, उसमें से सीड को निकाला और उसके बाद उसको मिट्टी में दबा दिया, आपने पानी दिए, उसको खाद दी उसका ख्याल रखा आपने। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो सीड जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो सीड जो है वो प्लांट में कन्वर्ट हो गया, छोटा सा पौधा। और प्लांट फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया? मैंगो ट्री में कन्वर्ट हो गया। और मैंगो ट्री में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं भाई? नस्ल का बढ़ना ना। पहले एक मैंगो ट्री था, अब कितने मैंगो ट्री हो गए? 2 हो गए। कैसे हुए? इस मैंगो ट्री से दूसरा मैंगो ट्री कैसे हुआ? इस मैंगो ट्री से मैंगो, मैंगो से सीड, सीड से प्लांट, प्लांट से दोबारा मैंगो ट्री, बन गया साइकिल। तो ये तो बड़ी आसान सी बात है, आपको एग्जैक्टली पता है इस बात का कि हाँ भाई ये जो है वो सीड आपको चाहिए, बीज आपको चाहिए, वो मिल जाएगा तो आप रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकते हैं। प्लांट्स के अंदर कोई मैरिज सेरेमनी वगैरह का तो सिस्टम है नहीं। क्लियर हो गई ये बात? हमारा टारगेट इसके अंदर इसीलिए ये सीड है, हमारा टारगेट इसी के अंदर क्या है? ये सीड है। और सीड जो है ये किससे मिलता है हमें? अब ये भी सवाल पैदा होता है, ये सीड कहाँ से मिलता है? आप बोलेंगे फ्रूट से मिलता है, ठीक है ना। सीड किससे मिलता है? सीड जो है वो फ्रूट से मिलता है, आसान सी बात है। अब आपका टारगेट सीड है, सीड कहाँ से मिलेगा? फ्रूट से, ठीक है भाई। अब ज़रा देखिएगा, आपको सीड चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, सीड कहाँ से मिलेगा? आप कहेंगे सर फ्रूट से मिलेगा। ये अलग बात है कि कुछ ऐसे सीड भी हैं जो फ्रूट लेस होते हैं, पता है आपको ये बात? कुछ ऐसे सीड भी हैं यानी कि उन प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली सीड ही निकलते हैं, फ्रूट नहीं होता। लेकिन अभी हम एंजियोस्पर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स में फ्रूट लाजमी है। तो सीड, सीड कहाँ से मिला आपको? फ्रूट से मिला। फ्रूट कहाँ से मिला आपको? आप कहेंगे प्लांट से मिला। भाई ये फ्रूट पहले क्या था? पता है आपको ये फ्रूट पहले क्या था? ये ओवरी था। क्या है ये? ओवरी था। आप बोलेंगे ये ओवरी था अगर फ्रूट, तो ये ओवरी क्या है भाई? ओवरी क्या है? पार्ट ऑफ फ्लावर, पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का एक पार्ट है, फ्लावर का एक पार्ट है जिसको ओवरी कहते हैं। यही ओवरी पक के फ्रूट बनती है और इसी ओवरी के अंदर सीड होते हैं। जब ये ओवरी फ्रूट बनती है और इसके अंदर क्या होते हैं? सीड होते हैं, तो फ्रूट में भी सीड होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ओवरी से ही तो फ्रूट बना है। इसमें सीड है तो अल्टीमेटली फ्रूट बनने के बाद भी सीड होंगे। क्लियर हो गई ये बात? और ये ओवरी क्या है? पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का एक पार्ट है। फ्लावर में कितने पार्ट हैं? अब ये भी देख लीजिए ज़रा, 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं फ्लावर के लिए, 4 पार्ट्स हैं। क्या नाम है उन 4 पार्ट्स के? इनके नाम देख लीजिए, कैलिक्स, कोरोला। मेरी स्पेलिंग इतनी अच्छी नहीं है भाई, इसलिए गड़बड़ हो सकती है, ठीक है ना। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ये ओवरी जो कि पार्ट ऑफ फ्लावर है, और ये 4 पार्ट आपके सामने आ गए फ्लावर के, ठीक है। कौन से पार्ट में ये ओवरी मौजूद है? क्या ये ओवरी कैलिक्स में मौजूद है? नहीं। क्या ये ओवरी कोरोला में मौजूद है? नहीं। क्या ये ओवरी एंड्रोशियम में मौजूद है? नहीं। ये ओवरी गाइनेशियम में मौजूद है।
गायनीशियम में मौजूद है। आप माशाल्लाह एडल्ट हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, अभी इस लेक्चर को सुन रहे हैं। आपने अपनी फैमिली में देखा होगा जो कपल होते हैं, शादीशुदा कपल, प्रेगनेंसी के बाद तो वो खातून जो हैं कहाँ जाती हैं? गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं ना। गायनाकोलॉजिस्ट, इसी गायनाकोलॉजिस्ट को हम क्या कहते हैं? गायनी कहते हैं। इसी से बनता है एक वार्ड आपके हॉस्पिटल में जिसको गायनी वार्ड कहा जाता है। गायनी वार्ड, गायनाकोलॉजिस्ट, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा गायनी, गायनोइशियम। और गायनाकोलॉजिस्ट के पास या गायनी वार्ड में कौन जाता है? हस्बैंड जाता है, वाइफ जाती है? वाइफ जाती है भाई। वाइफ क्या है? फीमेल है ना। तो और उसी मुनासबत से यहां पर ये क्या है? फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है। क्लियर हो गई बात? गायनोशियम फ्लावर का फीमेल पार्ट है और इसी फीमेल पार्ट का एक, इसी गायनोशियम का एक हिस्सा ओवरी कहलाता है, जो कि पकता है तो फ्रूट बनता है। यही ओवरी फ्रूट बनती है। इसी ओवरी के अंदर सीड मौजूद होता है, ठीक है, वही अल्टीमेटली फ्रूट में आ जाता है। तो ये है हुआ फीमेल पार्ट, ठीक है। एंड्रोशियम जो है वो, अब जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सेस तो होना लाजमी है। सेक्सेस तो होना लाजमी है। कौन से सेक्सेस? क्या है ये सेक्सेस? ये असल में सेक्सेस सेक्स सेल्स को कह रहा हूं मैं। सेक्स सेल्स का होना लाजमी है। अब थोड़ा परेशान मत होइएगा, दो टॉपिक थोड़े से मिक्स हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन साथ साथ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर सेक्स सेल्स इन्वॉल्व हैं। सेक्स सेल्स को गैमीट्स भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं हमारे मर्द और औरत के अंदर, हमारे पास मर्द भी हैं, हस्बैंड भी है, वाइफ भी है। हस्बैंड क्या है? मेल। वाइफ क्या है? फीमेल। तो यहाँ पर गैमेट्स जो है, मेल जो है उन वो क्या प्रोड्यूस करेंगे और फीमेल जो है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? कौन से सेल्स प्रोड्यूस करेंगे? मेल जो है हमारे पास वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्म्स, और फीमेल्स जो हैं वो ओव्यूम्स प्रोड्यूस करेंगी, ओव्यूम। ये मत भूलिएगा कि ये क्या है? सेल्स हैं। ये ओव्यूम क्या है? ये सेल है। आफ्टर एडल्ट, जब आप एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, कोई इंसान जब जवान हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो मेल जो हैं वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल जो हैं वो ओव्यूम्स प्रोड्यूस करती हैं। इन दोनों सेल्स का मिलना ज़रूरी है, इनका फ्यूज़ होना ज़रूरी है, इनका आपस में मिलना ज़रूरी है, स्पर्म्स का और ओव्यूम्स का, ठीक है। ये मिलाप कब होता है? हमारी सोसाइटी के अंदर शादी के बाद होता है, मर्द और औरत का, जब वो हस्बैंड एंड वाइफ बन जाते हैं। उसके बाद ये जब आपस में मिलते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, तो फिर हस्बैंड से स्पर्म्स वाइफ के ओव्यूम्स के पास चले जाते हैं। हस्बैंड से स्पर्म्स वाइफ के ओव्यूम्स के पास चले जाते हैं, और जब ये चले जाते हैं तो फिर ये क्या हो गया? एक सेल बन जाता है, स्पर्म प्लस ओव्यूम, ये एक सेल बन जाता है। ये यूनाइटेड सेल जो है वो, इसका एक नाम है, इसको जायगोट कहा जाता है, जायगोट। ये यूनाइटेड सेल जो है, अब एक सेल बन गया ना भाई, समझ आ गई बात? ये देखिए, ये ओव्यूम है, ठीक है, ये ओव्यूम है। ये जो है हमारे पास स्पर्म है। स्पर्म की शेप ऐसी होती है। ये स्पर्म यहाँ पर आने के बाद ये आगे इसका न्यूक्लियस लगा हुआ होता है स्पर्म का। स्पर्म पूरा का पूरा इस ओव्यूम वाले सेल में, ये जो ओव्यूम है ये न्यूक्लियस है उसका, ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। ये स्पर्म जब यहाँ पर आता है, इसका जो बाकी हिस्सा है ये सब बाहर रह जाता है, सिर्फ ये न्यूक्लियस जो है ये अंदर आ जाता है। थोड़ा बड़ा करके मैंने न्यूक्लियस दिखाया। यहाँ पर ये दोनों न्यूक्लियस मिल जाते हैं आपस में। ओव्यूम के अंदर जो न्यूक्लियस है और स्पर्म का न्यूक्लियस जो अंदर आ गया, ये दोनों न्यूक्लियस क्या करते हैं? मिल जाते हैं आपस में, ऐसे। ये देखिए, ये मिल गए।
अब ये दोनों न्यूक्लियस जो है, एक न्यूक्लियस किसका है? ओव्यूम का। दूसरा न्यूक्लियस किसका है? स्पर्म का। और सेल देखें एक ही है। स्पर्म ने अपना बाकी सेल जो है वो बाहर छोड़ दिया, अब ये मिल गया। ये जो अब एक सेल है अकेला, इसको अकेला सेल को हम क्या कहेंगे? जो मुत्तहिदा सेल है, जो मुत्तहिदा सेल है इसको हम यूनाइटेड सेल है। ये जो यूनाइटेड सेल है या मुत्तहिदा सेल है इसको हम जाइगोट कहते हैं। ये कहाँ मौजूद है? ये रहम मादर में मौजूद है, उर्दू में इसको कहा जाता है, ठीक है, यूटिरस में मौजूद होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है यूटिरस जिसको हम कहते हैं, उसमें ये स्पर्म, ये ओव्यूम मौजूद होता है और वहीं पे पहुंचता है स्पर्म और वहीं पे इनका मिलाप होता है, वहीं पे फ्यूजन होती है और वहीं पे ये यूनाइटेड सेल यानी कि जाइगोट बनता है। जिस लम्हे ये जाइगोट बन जाता है आगे सारे मामलात सीज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। फीमेल्स के अंदर फर्दर प्रोडक्शन ओव्यूम्स की बंद हो जाती है, क्लोज, ताला लग जाता है। अंदर सिर्फ ये रह जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूटिरस के अंदर। समझ में आ रही है बात आपको? फिर क्या होता है? फिर टाइम जैसे जैसे गुजरता रहता है इस यूनाइटेड सेल जाइगोट के अंदर जो है वो क्या शुरू हो जाती है? सेल डिवीजन शुरू हो जाती है माइटोसिस की मदद से। ये जो एक यूनाइटेड सेल है और इसका अब एक यूनाइटेड न्यूक्लियस है, ये बात ध्यान में रखिएगा, एक ही न्यूक्लियस है जो कि यूनाइट हो के बना है। ये यूनाइटेड न्यूक्लियस जो है इसी की मदद से सेल डिवीजन शुरू होगी, माइटोसिस की मदद से। एक सेल से फिर क्या होगा? दो सेल बनेंगे, दो सेल से क्या होगा? चार सेल बनेंगे। देखें टाइम आगे गुजरता जा रहा है। ये एक सेल था, इससे दो सेल बनेंगे, फिर चार सेल बनेंगे, फिर 8 सेल बनेंगे, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, 256, 512 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सिस्टम चलता चला जाएगा कब तक? 3 महीने तक, लगभग 3 महीने तक ये सिस्टम चलता रहेगा, 3 से 4 महीने तक। आपको पता होना चाहिए कि 3 महीने के अंदर इन द वॉर्म ऑफ अ मदर बच्चा बन जाता है। छोटा सा साइज होता है उसका, ये मेरी हथेली के बराबर, ये भी बड़ी होगी। कंप्लीट बेबी हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड, क्रिएटेड इन द वॉर्म ऑफ अ मदर विद इन 3 to 4 months। कंप्लीट बेबी का बता रहा हूं, मतलब आंखें, नाक, कान, दिल, सब कुछ। और आपको पता है कि अल्लाह ताला ने कलाम पाक में क्या फरमाया है? अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमाया है समीउन बसीर। इंसान पहले समी बनता है फिर बसीर बनता है। समी का मतलब है सुनने वाला, बसीर का मतलब है देखने वाला। फिर अल्लाह ने दिल की बात की। आपको पता है मेडिकल साइंस आज की बताती है कि माँ के पेट में बच्चा जो है सबसे पहले उसके पता है क्या बनते हैं? उसके कान बनते हैं और इन कानों से वो क्या सुनता है? माँ के दिल की धड़कन सुनता है। सबसे पहले कान बनते हैं बच्चे, उसके बाद आंखें बनती हैं, बसीर। बसीर का मतलब बसारत, बसारत का मतलब देखने वाला। फिर आंखें बनती हैं, फिर दिल बनता है, हार्ट, फिर बाकी दूसरे आज़ा, दूसरे ऑर्गन्स बनते हैं। 3 से 3.5 4 महीने के अंदर ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। फिर उसकी ग्रोथ शुरू होती है, उसकी ग्रोथ शुरू होती है इन द वॉर्म ऑफ अ मदर। ग्रोथ शुरू होती है और धीरे धीरे चौथा महीना, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां कंप्लीट ग्रोथ उसकी हो जाती है। 8.5 महीने में, 9 महीने में लगभग जो है वो बेबी डिलीवर आउट हो जाता है, रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, 2 से 3 हो जाते हैं। ये क्या हुआ सारा का सारा? स्पर्म्स, ओव्यूम्स मिलना, जाइगोट बनना, यूनाइटेड सेल बनना और माइटोसिस का प्रोसेस होना, और उसके बाद जो है वो कंप्लीट एक साइकिल चल के एक बेबी का बनना। व्हाट इज दिस? दिस इज द मिरेकल ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मौजज़ा है। साइंस हैरान है इस बात के ऊपर। हैरत अंगेज़ बात यह है कि यहाँ पर ये जो सेल डिवीज़न हो रही होती है, सेल डिवाइड हो रहा होता है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, और ये बहुत सारे सेल्स जब मिलते हैं, शुरू में ये सब एक ही जैसे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनमें एक प्रोसेस शुरू होता है जिसको डिफरेंशिएशन प्रोसेस कहा जाता है। ये जितने सेल शुरू में बनते हैं बहुत सारे, ये सारे एक जैसे होते हैं शुरू में। उसके बाद ये सेल क्या बोलते हैं कि भाई अभी हम आप जैसे नहीं बनेंगे,
अभी हमें क्या करना है, अभी हमें क्योंकि आंखें बनानी हैं, हमें कान बनाने हैं, हमें हाथ बनाने हैं, हमें हड्डियां बनानी हैं, हमें पैर बनाने हैं, ये सारी चीज़ें हमें बनानी हैं अभी। तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी आंखों के सेल और आपकी हाथों के सेल क्या एक जैसे हो सकते हैं? नहीं, फ़र्क होगा, फ़र्क होगा ना, आसान सी बात है। वो सेल्स जिन्होंने आपकी आंखें बनाई हैं और वो सेल्स जिन्होंने आपके हाथ बनाए हैं, वो सेल्स जिन्होंने आपकी हड्डियां बनाई हैं, फ़र्क होगा, बिल्कुल फ़र्क होगा। तो इस बात को ज़रा समझिएगा, इसी फ़र्क को डिफरेंस कहा जाता है, इसी से वर्ड निकला डिफरेंशिएशन। तो एक वक्त के बाद फिर डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है। कुछ सेल जो है वो हाथ बनाने में लग जाते हैं, कुछ आंखें बनाने में लग जाते हैं, कुछ कान बनाने में लग जाते हैं, कुछ हड्डियां बनाते हैं, कुछ खून बनाते हैं, कुछ दिल बनाते हैं, कुछ नाक बनाते हैं। बात समझ आ रही है? इस तरह से डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होके फाइनली एक बेबी बन जाता है। ये इंसान की मिसाल देके आपको समझाना बेहद ज़रूरी था, ताकि आपको प्लांट्स की दुनिया में ये फ्लावर का सिस्टम भी समझ में आएगा। अब आपके जहन में फ़ौरन जब आप इंसानों में मेल और फीमेल दो अलग वजूद की बात करते हैं, दो अलग हस्तियों की बात करते हैं, यू डिस्कस टू सेपरेट और डिफरेंट एंटिटीज़, क्या प्लांट के अंदर भी ऐसा है? क्या हम एक प्लांट को कहेंगे ये तो मर्द प्लांट है, दूसरा प्लांट जो है ये औरत प्लांट है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्लांट सिसाइल होते हैं, एक ही जगह पे रुके हुए होते हैं, वो हरकत थोड़ी ना करते। तो प्लांट जो है वो हरकत नहीं करता, अपनी जगह पर ही मौजूद है। प्लांट के ऊपर ही, प्लांट का ही एक हिस्सा मेल होता है और दूसरा हिस्सा फीमेल होता है। और वो प्लांट का कौन सा पार्ट है जिसका एक हिस्सा मेल होता है और दूसरा फीमेल होता है? उसको फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लावर। फ्लावर वो पार्ट है जिसका एक हिस्सा मेल है और दूसरा फीमेल है। ये गाइनोशियम जो है ये फीमेल पार्ट है, और ये एंड्रोशियम जो है ये क्या है? ये मेल पार्ट। क्लियर हो गई ये बात? अब आगे तो बताने की ज़रूरत नहीं कि एंड्रोशियम से क्या प्रोड्यूस होंगे फाइनली? स्पर्म्स। गाइनोशियम से फाइनली क्या प्रोड्यूस होंगे? ओव्यूम्स। और ये मिलेंगे आपस में, और उसके बाद फिर क्या बनेगा? इनके मिलने के बाद सीड बन जाएगा भाई, सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा, यही सीड जाएगा दोबारा मट्टी में, मट्टी में जाके इसी सीड से एक नया प्लांट निकलेगा, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 1 अभी ये हुआ है सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का, सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है एंजियोस्पर्म्स में, ओवरव्यू, ठीक है। अभी ये फ्लावर वाला पार्ट जो है आगे बाकी है, इसके अंदर बहुत कुछ बताना ज़रूरी है, ठीक है भाई। अपना ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।